लेसन 3 देख लेते हैं। इस चैप्टर का नाम है बाबू जनसंख्या संगठन। देखिए जनसंख्या का तो मतलब पता है ना, जनसंख्या लोगों की संख्या को ही जनसंख्या कहते हैं। संगठन का मतलब होता है वर्गीकरण। संगठन का मतलब क्या होता है? वर्गीकरण, कि लोगों को किस तरह से वर्गीकृत किया गया है। क्योंकि आपको हम पिछले चैप्टर में पढ़ा दिए थे कि कहीं की जनसंख्या ज्यादा है तो कहीं का कम है, लेकिन हम आपको ये बताए थे कि वहां पर ऐसा ऐसा लोग रहते हैं, इस टाइप के लोग रहते हैं। अब मान के चलिए कहीं ज्यादा जनसंख्या है, लेकिन क्या पता वहां पर 20 गो महिलाएं हैं तो 5 गो पुरुष है, इसी को कहेंगे वर्गीकरण। तो इस चैप्टर में हम लोग ये जानेंगे, सीधे सीधे समझिए, इस चैप्टर में ये जानेंगे कि जनसंख्या का वर्गीकरण किस रूप से किया गया है, कि आखिर वहां जनसंख्या है तो पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितने हैं, या साक्षर लोग कितने हैं, या निरक्षर लोग कितने हैं। जनसंख्या संगठन, इसमें ज्यादा कुछ विशेष। नेक्स्ट चलिए, तो सबसे पहली बात तो हम इस चैप्टर का परिचय देख लेते हैं। परिचय में, इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोगों को मुख्य जो है अवधारणा, यानी जनसंख्या की मुख्य अवधारणा का संगठन पढ़ना है कि किस तरह से इसको वर्गीकरण किया गया है। लिंगानुपात, लिंगानुपात कहने का मतलब हो गया सेक्स रेशियो, इसको इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सेक्स रेशियो। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि पुरुष और महिला, पुरुष और महिला की संख्या कितनी है, पुरुष और महिला की संख्या कितनी है। ठीक है, उनको पढ़ना है। इसके बाद स्त्रीलिंग अनुपात प्रतिकूल होने के कारण, स्त्रीलिंग अनुपात प्रतिकूल यानी लड़कियों की संख्या, यानी जो महिलाओं की संख्या क्यों कम हो रही है, क्यों घट रही है, उनको देखेंगे। समझ में आ रहा है, उनको देखेंगे। और दूसरी बात आयु संरचना देखेंगे, यानी जो एज संरचना है, एज स्ट्रक्चर है, उनको देख लेना है। जनसंख्या का वर्गीकरण देखेंगे कि जनसंख्या का वर्गीकरण किस रूप से किया गया, ऐसे संगठन में तो ये सबको देखना है। क्लियर है, इन सब का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात तो जनसंख्या संगठन का अर्थ समझ लीजिए, जो हमारे चैप्टर का मुख्य हेडिंग है ना। चैप्टर का जो नाम है जनसंख्या संगठन, उनको समझ लेते हैं। कहता है कि जनसंख्या को लिंग, निवास स्थान, आयु, शिक्षा, जाति, जीवन, प्रत्याशा आदि के आधार पर वर्गीकृत करके अध्ययन करना ही जो है जनसंख्या संगठन कहलाता है। कहने का मतलब ये हो गया कि जितने भी जनसंख्या है, जैसे एक बात बताइए, हम पूरे अपना इस एरिया का बात करते हैं और इसमें कहेंगे 1 लाख जनसंख्या है। कितना जनसंख्या है? 1 लाख। अब एक बात बताओ बाबू, 1 लाख जनसंख्याओं को अलग अलग करके पढ़िएगा तो आसानी होगा। जैसे आप लोग मैथ में ही बनाते होंगे, मैथ में 20-30 चैप्टर है, हर एक चैप्टर का अलग अलग क्वेश्चन है। आपको एक के साथ हम दे देंगे 1000 क्वेश्चन, बनाइए, दिमाग खराब हो जाएगा। कभी क्षेत्रमिति का क्वेश्चन आएगा तो कभी पता चलेगा त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आ गया, तो कभी पता चलेगा नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आ गया, तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर, चैप्टर बाय चैप्टर, पार्ट वाइज बना देते हैं। तो उसी तरह से जनसंख्या जो है हमारे देश में या देश विदेशों की जो जनसंख्या है, उनको क्या करते हैं, एक वर्गीकृत कर देते हैं। चाहे तो हम उसका वर्गीकृत क्या करेंगे, आयु के आधार पर कर देंगे, सॉरी लिंग के आधार पर कर देंगे, लिंग का आधार यानी स्त्री और पुरुष, लिंग के आधार पर कर देंगे। निवास स्थान के आधार पर करके करेंगे, निवास स्थान का मतलब कोई पहाड़ी इलाका में है तो पहाड़ी इलाका में कितने लोग हैं तो उसका अध्ययन हम लोग अलग कर लेंगे। मैदानी इलाका में कितने लोग हैं उसका अध्ययन हम लोग अलग तरीके से कर लेंगे। आयु के अध्ययन यानी अब समझेंगे कि 50 साल से 70 साल के बीच में कितने लोगों की आयु है, उसका अध्ययन अलग कर लेंगे। तो ये सभी जो है जनसंख्या संगठन है, यानी जनसंख्या यानी लोगों की जो संख्या है उसका वर्गीकरण करके उनका अध्ययन करना ही जनसंख्या संगठन कहलाता है, और इसमें कुछ नहीं विशेष कोई बात नहीं। बात समझ में आ गया? चलिए अब देखिए, जनसंख्या अगर संगठन करते हैं, क्लियर है, जनसंख्या अगर संगठन करते हैं यानी जनसंख्या का वर्गीकरण करते हैं तो उसका क्या फायदा होगा। तो देखिए, जनसंख्या संगठन से प्राप्त जानकारी विकास की योजनाओं को निश्चित करने में सहायक होती है। यानी कहने का मतलब ये होगा, एक बात बताइए, जनसंख्या संगठन यानी जनसंख्या का वर्गीकरण, अब हम क्या किए कि जनसंख्या को वर्गीकरण किए शिक्षा के आधार पर। तो पता चला कि जो पूर्णिया जिला है ना, पूर्णिया जिला में ये वाला जो मोहल्ला है ना, इस मोहल्ला में लोग पढ़ा लिखा है ये नहीं, जनसंख्या संगठन कर लिए। तो अब सरकार क्या करेगी, इस मोहल्ला को विशेष रूप से क्या किया जाए, फैसिलिटी दिया जाए, इसको विशेष रूप से पढ़ाया जाए। जैसे अभी देखो आप लोग स्कूल में अभी मिशन दक्ष चल रहा है,
मिशन दक्ष में उन विद्यार्थियों को सेलेक्ट किया गया, उनको चुना गया जो पढ़ने में विशेष रूप से कमजोर है। और अभी भी देख रहे हो मॉर्निंग का जो है गर्मी का छुट्टी हो गई है, लेकिन स्कूलों में अभी भी कमजोर विद्यार्थी को बुला के पढ़ाया जा रहा है, यानी टारगेट किया जा रहा है। कैसे टारगेट किया? वो भी तो आखिर वर्गीकरण किया होगा ना, क्लासिफिकेशन किया होगा ना, पढ़े और कम पढ़े में। वो पहले पता किया होगा कि पढ़ा कौन कौन है, पढ़ा लिखा को साइड करो, अनपढ़ को यहाँ पर जो नहीं पढ़ने लिखा उसको साइड करो, और जो कम पढ़ा लिखा था उनको टारगेट किया और उनके लिए परियोजनाएं लाई और उन पर एक विशेष रूप से ध्यान दिया गया। तो ये चीजें हमें फायदेमंद करती है क्या? जनसंख्या संगठन से, यानी जनसंख्या का वर्गीकरण से हमको ये पता चलता है कि कहाँ पर लोग पढ़े लिखे हैं, कहाँ पर अनपढ़ है। अगर अनपढ़ है या अशिक्षित है तो उनको विशेष तरह के योजनाएं बना करके या विशेष तरह के प्रावधान करके उन्हें शिक्षित किया जाए। अब पता चलेगा जनसंख्या वर्गीकरण किए, लेकिन कहीं पता चला पुरुषों की संख्या ज्यादा है, महिलाओं की संख्या कम है। जैसे कोई इलाके में हम जनसंख्या संगठन किए, वर्गीकरण किए और पता चला कि वहां पर पुरुषों की संख्या ज्यादा है, महिलाओं की संख्या कम है। तो एक बात बताइए, कमी क्यों है? इस चीज को देखेंगे। हो सकता है वहां महिलाओं के साथ ज्यादा अन्याय हो रहा हो, ज्यादा शोषण हो रहा हो, तो उन सब चीजों को रोकना होगा। तो ये कब संभव है? जब तक हम जनसंख्या संगठन का वर्गीकरण नहीं करेंगे तब तक तो संभव नहीं। तो जनसंख्या संगठन से पता चल रहा है क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्लियर है। और यह सरकार के विकास में अत्यंत सहायक होती है। चलिए अब देखिए, जैसे लिंग के आधार पर अगर हम जनसंख्या का अध्ययन करते हैं तो स्त्री जाति के आरक्षण को सुनिश्चित किया जा सकता है। अगर हम उसी तरह से हम ये देखेंगे, अगर हम जनसंख्या का वर्गीकरण लिंग के आधार पर करेंगे, यानी एक पुरुष और एक महिला, तो जितने भी महिला है हम उसको आरक्षण दे पाएंगे। नहीं तो पता चलेगा कहेंगे कि भारत में जितने भी लोग हैं सबको इतना प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है, तब बाबू उसमें तो महिलाएं पुरुष दोनों ना गया। और तो और आप देखिए, महिलाओं को भी विशेष आरक्षण कब दिया जाना चाहिए? जब महिलाएं अत्यंत रूप से पिछड़ी हो, कमजोर हो। तो जाति के यहाँ पर जो है क्या चीज का, लिंग के आधार पर जो जनसंख्या का अध्ययन करके स्त्री जाति को एक विशेष अधिकार हम दे सकते हैं, है ना, और सरकार उसे विशेष अधिकार मुहैया कर सकती है। ये होता है जनसंख्या संगठन के फायदे। अब कहता है जनसंख्या संगठन से जनसंख्या की गुणात्मक विशेषताओं के बारे में पता चलता है। यानी जनसंख्या संगठन यानी जनसंख्या वर्गीकरण से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर महिलाओं की संख्या कितनी ज्यादा है, पुरुषों की संख्या कितनी ज्यादा है, या पढ़े लिखे की संख्या कम है या अनपढ़ की संख्या ज्यादा है। यानी उसके गुणात्मक यानी उसके गुणों का पता चलता है कि यहाँ पर कितनी मात्राएं में ज्यादा है या कम है। वर्गीकरण से यही फायदा होता है। बातें समझ में आ रहा है? तो संगठन का सीधा सीधा अर्थ समझ लीजिए, वर्गीकरण करके पढ़ना। जैसे आप ही लोगों में 2 विद्यार्थी पढ़ने में ठीक ठाक है, 3 विद्यार्थी कमजोर है, तब उसको वर्गीकरण करेंगे ना जी, उसको अलग बैच देंगे ना, बुलाएंगे ना भोर में 7:30 बजे। समझते नहीं हो तुम सब। और वर्गीकरण करेंगे तभी तो फायदा होगा, नहीं तो पता चलेगा वर्गीकरण करे ही नहीं, हम पढ़ा रहे हैं, इसमें से एगो को समझ में आ रहा है, 3 लोग समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर मजा नहीं आएगा। तो वर्गीकरण का मतलब यही होता है। जबकि चैप्टर 2 में हम लोग सिर्फ क्या पढ़े, जनसंख्या घनत्व। हम सिर्फ ये जाने थे चैप्टर 2 में कि कहाँ कहाँ पर जनसंख्या ज्यादा है, कहाँ कहाँ पर कम है, आखिर क्यों ज्यादा है और क्यों कम है। ये तो नहीं पढ़े थे कि वहां पर कितना पुरुष है, कितना महिलाएं हैं, क्या दिक्कतें हैं वहां पर, ये सब चीजों को नहीं पढ़े थे। तो चैप्टर 3 में संगठन के बारे में पढ़ रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत? चलिए लिंग अनुपात समझते हैं बाबू। सेक्स रेशियो क्या होता है? लिंग अनुपात सीधा सीधा कहेंगे बाबू कि लिंग अनुपात स्त्री और पुरुषों की संख्या को ही लिंग अनुपात कहते हैं। मान के चलिए 10 गो पुरुष है, 10 गो मेल है, 11 गो फीमेल है, तो इसी के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? लिंग अनुपात कहते हैं। तो लेकिन लिंग अनुपात जो निकाला जाता है वो प्रति 1000 पे निकाला जाता है। कितना? 1000 पे निकाला जाता है। यानी दूसरों शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि प्रति 1000, यानी कहने का मतलब हो गया, जरा समझिएगा इसको, लिंग अनुपात क्या होता है। लिंग अनुपात क्या होता है? सेक्स रेशियो, यानी 1000 पुरुषों पर, जरा समझिएगा, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिंग अनुपात कहते हैं। जैसे 1000 पुरुष है और वहां पर मान के चलिए सिर्फ 900 ही महिलाएं हैं, तो एक बात बताइए बाबू, 1000 पुरुष पर 900 ही महिलाएं हैं, तो देखिए तो महिलाओं की अनुपात कम है। अगर 1000 पुरुष है तो 1000 महिला भी तो होनी चाहिए, तो पता चलेगा लड़का लोग कुंवारे रहेगा। समझ में आ गया? अब ये 900 महिलाएं हैं, 1000 पुरुष है, तो 100 आदमी कहाँ जाएगा? बाबा बनेगा। समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, उसी को क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। क्लियर है यहाँ पर?
चलिए अब देखिए यहाँ पर दिया है और में जनसंख्या में प्रति हजार पुरुषों की संख्या पर, प्रति हजार पुरुष का मतलब क्या, 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या का, यानी कितनी स्त्रियां हैं उसी के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं, यानी लिंग अनुपात कहते हैं, सेक्स रेशियो कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 1000 स्त्री पर पुरुषों की संख्या कितनी है। मान के चले कहीं पर 1000 स्त्री है और 1000 स्त्री है, यानी स्त्री की संख्या ज्यादा है और पता चला कि पुरुषे है 900 बेचारा, तो इस बार लड़कियां 100 फाजिल बच जाएगी, लड़कियां साध्वी बनेगी। यहाँ पर बात समझ में आ रहा है, 1000 बच जाएगी ना, फिर शादी ब्याह उसका होगा नहीं, क्योंकि लड़के कितने हैं, 900 ही अवेलेबल है। बात समझ में आ रहा है, इसी को क्या कहते हैं, लिंग अनुपात कहा जाता है। किसी को कोई दिक्कत, यानी स्त्री और पुरुष के अनुपात है यहाँ पर, क्लियर है। यहाँ पर लिंग अनुपात, किसी को कोई दिक्कत, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, पूछेगा क्वेश्चन में लिंग अनुपात से आप क्या समझते हो। अब पूछेगा कि भारत में लिंग अनुपात निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो उनको समझ लेते हैं आगे। चलिए सबसे पहली बात तो लिंग अनुपात फॉर्मूला देख लेते हैं। लिंग अनुपात फॉर्मूला देखो, विदेशों में कैसे लिंग अनुपात निकाला जाता है। जो विदेश होता है बाबू, उसमें जो लिंग अनुपात का फॉर्मूला निकाला जाता है, यानी सेक्स रेशियो जो निकाला जाता है, ठीक है, सेक्स रेशियो जो निकाला जाता है, तो उसमें जो है बाबू, उसमें जो है जो सेक्स रेशियो निकाला जाता है, पुरुषों की संख्या को ऊपर रखा जाता है। क्या रखा जाता है, पुरुषों की संख्या, यानी हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फीमेल और नंबर ऑफ मेल, है ना, यानी पुरुषों की संख्या बटे इसमें क्या कहेंगे, नंबर ऑफ फीमेल, नंबर ऑफ फीमेल, गुना करेंगे 1000 से, गुना करेंगे कितना से, 1000 से। देखिए इसको गुना है यहाँ पर, इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे 1000 से। यानी विदेशों सब में कैसे निकाला जाता है लिंग अनुपात, कि कैसे जानेंगे कि यहाँ पर कितना पुरुष पर कितना महिलाएं हैं, तो जितना पुरुष होगा, क्योंकि विदेश में देख रहे हो महिला ज्यादा है ना, तो जितना पुरुष है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, ऊपर रखते हैं और महिलाओं को नीचे रखते हैं और 1000 से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। ये विदेशों पे निकलता है। लेकिन भारत में लिंग अनुपात निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो बाबू जस्ट इसको उल्टा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा, यानी फीमेल की संख्या, ये हमारे देशों में यानी भारत में, है ना, भारत में क्या है लिंग अनुपात निकालने का, तो फीमेल को ऊपर कर दीजिए और मेल को नीचे कर दीजिए और 1000 से कर दीजिए गुना, यानी सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि स्त्री जनसंख्या बटे पुरुष की जनसंख्या गुना कर देंगे कितना से, 1000 से। किसी को कोई दिक्कत, भारत की ये क्या निकल जाएगा, तो लिंग अनुपात निकल जाएगा, सेक्स रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। जैसे आपको दिया गया है, मान के चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं यहाँ पर कि समझिएगा जरा ध्यान से। पुरुषों की संख्या दिया है आपको, किसी जगह के पुरुषों की संख्या मान के चलो दिया है कितना, 5000, ठीक है, पुरुषों की संख्या दिया है 5000 और महिलाओं की संख्या दिया है, महिलाओं की संख्या दिया है बाबू 4500, ठीक है। तो अब आपको कहेगा सेक्स रेशियो निकालिए, क्या निकालिए, सेक्स रेशियो यानी लिंग अनुपात निकालिए। क्या निकालना है, लिंग अनुपात निकालना है। तो बाबू क्या करेंगे, लिंग अनुपात निकालने के लिए, हम भारत का बात कर रहे हैं, लिंग अनुपात निकालने के लिए भारत में क्या है, तो पहले महिलाओं की संख्या को ऊपर रखा जाता है, तो महिलाओं की संख्या कितना, 4500 बटे पुरुषों की संख्या कितना, 5000, इसको कर देंगे 1000 से गुना, 3030 कर दीजिए कैंसिल यहाँ पर, ठीक है, 3030 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद बचा 5 से, तक ये 900, कितना हो गया 900, तो यानी सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि 900 जो है यहाँ पर महिलाओं की क्या है, सेक्स रेशियो है, कितना निकला 900 सेक्स रेशियो है, यानी प्रति 5000 या प्रति 1000 पुरुष पर, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है, 900 ही है। प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है, 900 है, यानी 1000 अगर पुरुष है तो महिला कितनी है, 900 ही। तो इसी को कहते हैं सेक्स रेशियो। किसी को कोई दिक्कत, चलिए भारत का हम लोग समझ गए और विदेशों का भी समझ गए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, देखते हैं। अब देखते हैं स्त्रियों का लिंग अनुपात प्रतिकूल होने का कारण। इस टॉपिक का मतलब समझो बाबू, स्त्री का जो लिंग अनुपात है, यानी स्त्री की संख्या कम क्यों हो रही है। प्रतिकूल का मतलब होता है कम होना, एक होता है अनुकूल, अनुकूल का मतलब होता है ठीक ठाक बढ़ना, और प्रतिकूल का मतलब होता है कम होना। आखिर क्यों पुरुषों की संख्या ज्यादा है, महिलाओं की संख्या कम है, कभी सोचे हो। तो देखो बाबू, आप ही लोग के घरों में या फिर बहुत तरह के लोगों के मन में ऐसी मानसिकताएं बनी हुई है, अगर बेटी जन्म लेती है ना तो उसको मरवा, या तो मतलब भ्रूण में ही हत्या करवा देता है, जन्म जन्म जाती है किसी तरह, या फिर जन्म के ही पश्चात उसको मरवा दिया जाता है।
किसी किसी घरों में देखोगे बेटा पैदा होता है तो बहुत खुशी मनाता है, अब बेटियां पैदा होती है तो कुछ नहीं, बहुत दुखी मनाती है। इसका भी एक कारण है। यहाँ पर बात समझ में आ रहा है, जबकि दोनों बराबर है। क्लियर यहाँ तक? तो समान आजादी मिलनी चाहिए। तो क्यों, आखिर कारण इसका क्या? तो सबसे पहली बात देख लेते हैं, सामाजिक आर्थिक स्तर का निम्न स्तर, यानी महिलाओं की संख्या या महिलाओं का रेशियो इसलिए कम हो रहा है कि इसको निम्न स्तर की सुविधाएं हैं। ये निम्न आर्थिक, इसका आर्थिक स्तर इतना कम है कि लोग महिलाओं को नहीं देखना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर कहा है कि समाज में स्त्रियों को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है, हर तरह की उसे कष्ट दी जाती है महिलाओं को। उसको कोई रुपया पैसा, मतलब डिपेंड रहना पड़ता है उसके हस्बैंड पे। अगर मान के चलिए अगर उसका पति है तो पति पे डिपेंड रहना रहना पड़ता है। अगर मान के चलिए अगर जिसकी शादी नहीं हुई तो अपने पिताजी पर या फिर घर वालों पर डिपेंड रहता है। तो इस आर्थिक तंगी से जूझना होता है ना, जिस कारण स्त्रियां अपने आप को एक अच्छा आर्थिक स्तर पर खड़ा नहीं कर पाती है। ये भी एक कारण है कि महिलाओं की संख्या दिन ब दिन कम होते जा रही है, इसका अनुपात कम हो रहा है। बातें समझ में आ रहा है? दूसरा हम लोग देखेंगे घरेलू हिंसा। अब घरेलू में घर में उसको हिंसा करता है, जैसे देखिएगा शादी हुआ दहेज के लिए और लड़की को प्रताड़ित किया जाता है, बेचारी लड़की क्या करेगी, परेशानी में आकर के या तंगी में आकर के आत्महत्या कर लेती है, सुसाइड कर लेती है, जला लेती है अपने आप को, यानी उसके साथ घरेलू हिंसा किया जाता है। तो ये भी कारण है जो लिंग अनुपात में स्त्रियों की संख्या को कमी करता है। बस समझ में आ रहा है घरेलू हिंसा क्या होता है? तो कहता है स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा भी कारण जो है स्त्रियों के लिंग अनुपात में प्रतिकूल प्रभाव डालता है। घरेलू हिंसा समझ में आ गया, घर में उसको प्रताड़ित करना, ठीक है। चलिए इसके बाद स्त्री भ्रूण हत्या। तो स्त्री भ्रूण हत्या क्या होता है? जब जब लड़कियां माँ के गर्भ में होती है तभी उसको मरवा दिया जाता है, इसको कहते हैं भ्रूण हत्या। पहले चेकअप करा लेगा किसी तरह से डॉक्टर, जबकि देखो बाबू भ्रूण हत्या करना पाप है, पाप तो छोड़ो बाबू, दंडनीय अपराध है। और तो और ये भी पता करना कि ये भी डॉक्टर कोई नहीं बता सकता है कि इसके अंदर में गर्भ में बेटा है कि बेटी है, ये भी दंडनीय अपराध है, ठीक है। लेकिन अब मान के चलिए क्या करता है, पैसा दे करके डॉक्टर से 2-4-5 हजार पैसा दे करके पता कर लेता है, और जब पता चला बेटी है तो फिर वहीं पर मरवा देता है। तो भ्रूण हत्या यानी पैदा होने से पहले उसको मरवा दिया जाता है। जब पता चला बेटा है तो पूरे खुशी से 1 किलो रसगुल्ला पहले डॉक्टर को देकर पहुंचा देता है। बातें समझ में आ रहा है? बेटा पैदा होता है तो उसका बर्थडे सालों साल मनता है, बेटी का बर्थडे नहीं मनाया जाता। ऐसे अधिकांश सभी परिवार है जहाँ पर बेटियां का बर्थडे नहीं मनाया जाता है, जबकि कहीं कहीं पर है बेटी और बेटा सभी के लिए समान है। तो ये भी कारण है बाबू भ्रूण हत्या, यानी बच्चे को गर्भ में ही मरवा देना। तो जब बच्चे गर्भ में ही मर जाएंगे, लड़कियां गर्भ में ही मर जाएगी, तो फिर उसकी संख्या में क्या आएगा, कमी आएगा। और सब लड़के पैदा करेंगे तो फिर लड़की कहाँ से आएगा? समझ में आ गया? जबकि लड़का और लड़की दोनों जरूरी है। चलिए आगे समझ में आ गया, भ्रूण हत्या क्लियर है। स्त्री शिशु हत्या। अब स्त्री शिशु हत्या यानी जो लड़कियां होती है उसको बचपन में ही मार देना। कहीं कहीं पर आप घटना सुनते होंगे कि जो है बेटी हुई है, ज्यादा बेटी हो रही है, 4-5 गो बेटी होगी तो किसी तरह से एगो को कहीं फेंक दी है तो कहीं मरवा दी है। कई तरह की घटनाएं आप लोग सोशल मीडिया पर वीडियोस देखते होंगे। सड़क पर एक छोटी बच्ची, नन्ही बच्ची मिली है, जिसको ले जाकर के कोई भला आदमी उसको शिशु आश्रम में छोड़ आता है, पोसता पालता है यहाँ पर। तो ये तरह की समस्याएं जो है शिशु हत्या कर दिया जाता है, जिस कारण से जो है महिलाओं की संख्या क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है। ये सब जो है प्रतिकूल प्रभाव है। चलिए आगे देख लेते हैं, स्त्रियों को प्राकृतिक लाभ न मिलना। अब आपको ही पता है कि जो है सामाजिक भेदभाव के कारण भी जो है वो क्या दिया गया है। अब देखो यहाँ पर कुछ छूटा है, पॉइंट मिसिंग है, हम बता देते हैं कि लड़कियों को सामाजिक भेदभाव झेलना पड़ता है, यानी उसको ना तो खेती बाड़ी किसी भी कार्य से वंचित रखा जाता है, प्राकृतिक कारणों से उसे वंचित रखा जाता है, जिस कारण से भी स्त्रियों की संख्या क्या हो रही है, कमी हो रही है। इसके लिंग अनुपात में क्या हो रहा है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बातें समझ में आ रहा है? तो क्यों महिलाओं के जो लिंगानुपात है उसमें प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, आखिर क्यों कम है? क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बाबू। अब देखिए जरा समझिएगा, इसमें मेन टॉपिक समझिएगा कि विश्व जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात, बाबू संख्या का औसत जो लिंग अनुपात है बाबू, 100 स्त्री पर, यानी 100 गो महिलाएं हैं तो 102 क्या होगा, पुरुष होगा। 102 पुरुष, यानी पुरुषों की संख्या ज्यादा है, महिलाओं की संख्या भी कम। ये पूरा विश्व का बात करें हैं, पूरा विश्व का बात करें। अगर किसी एक पर्टिकुलर जगह की बात करेंगे तो अलग चीजें हो जाएगी। जैसे एवरेज आप लोग जानते हैं ना, जैसे मान के चलिए यहाँ पर 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 10 हो गया, ठीक है।
और यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया। तो इसका मोटा मोटी एवरेज निकालिएगा तो बीच का देखिए, ये 5 है कम है, ये 3 है 2 है उससे भी कम है, ये 10 है इसका भी कम। 10 का कुछ भाग इसमें दे देंगे और जो इसका इसको बढ़ा देंगे, ठीक है। तो एवरेज क्या होता है कि इनके बीच का हिस्सा होता है, ना तो 10 होगा ना तो ज्यादा कम होगा, यानी बीच का हिस्सा। तो देखिए जो कम होगा उसमें बढ़ जाएगा और जो ज्यादा उसमें घट जाएगा। ये तो विश्व का बताए हैं हम आपको, यानी विश्व में 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष है, लेकिन किसी एक विशेष जगह का बात करेंगे, हो सकता है वहां पर 100 स्त्री में पुरुषों की संख्या 150 हो। इतना भी तो आसमान धरती का अंतर हो सकता है, क्योंकि ये पूरे विश्व का डेटा है। पूरे विश्व के बारे में हम एक एवरेज निकाल करके बताया गया है कि 100 स्त्री पर 102 पुरुष है, फिर भी पुरुषों की संख्या क्या है बाबू, ज्यादा है। क्लियर है यहाँ पर। तो दुनिया में सबसे ज्यादा लिंगानुपात देखो लेटेविया में दर्ज किया गया। लेटेविया देश है बाबू, इससे पहले भी हम चैप्टर 2 में बताए थे, लेटेविया है ना, जहाँ पर जनसंख्या सबसे ज्यादा वृद्धि होता है ना। लेटेविया दर्ज किया गया जहाँ पर प्रति, है ना, धरती का हो गया, पुरुषों की संख्या कितनी है, 85 है, यानी इसमें पुरुष की जनसंख्या बहुत ही कम है। ठीक है, अब पुरुष की जनसंख्या कम क्यों है, तो चलिए देखते हैं। दुनिया में सबसे कम लिंगानुपात संयुक्त अरब अमीरात में प्रति 1000 स्त्रियों पर 311 पुरुष ही दर्ज किया गया। अब बताओ, संयुक्त राष्ट्र है ना, कहाँ पर दिया गया, अरब में। बताइए 1000 महिलाएं हैं, पुरुष की संख्या कितनी है, 311 है। उतना कम पुरुष है, सोचिए 1000 महिलाएं और उसके ऊपर 300 कितना 11 पुरुष ही है वहां पर। तो पुरुषों की संख्या कम है। आखिर पुरुषों की संख्या क्यों कमी है, बस समझ में बहुत सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पर। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर समझने में, देखते हैं हम लोग कि यूएनओ द्वारा जो जारी किया गया रिपोर्ट है उसके अनुसार क्या है, यहाँ की जो जनसंख्या है, यहाँ की जनसंख्या कैसी है, जनसंख्या संगठन क्या है, कौन से देश में कितनी जनसंख्या, उसको देखते हैं। कहता है कि 139 देशों में लिंगानुपात स्त्रियों के लिए अनुकूल है, यानी स्त्रियों का लिंग अनुपात ठीक ठाक है, यानी प्रति 1000 पुरुष पे स्त्री की जनसंख्या लगभग ठीक है। ये 139 देश में, ये यूएनओ का रिपोर्ट है। कहता है कि जबकि 72 देश में प्रतिकूल है। प्रतिकूल का मतलब है कम है, यानी महिलाओं की संख्या 72 देशों में अभी भी प्रति 1000 पुरुष पर जनसंख्या जो महिलाओं की है वो कम है। ठीक है, कहता है कि एशिया में निम्न लिंग अनुपात वाले देश, यानी जो हमारा एशिया महादेश है, इसमें कौन कौन से ऐसे देश है जहां पर स्त्रियों की जो लिंग अनुपात है वह कम है। तो देखिएगा रूस में स्त्रियां कम है, सऊदी अरब, चीन, भारत, है ना, पाकिस्तान, इन सब में क्या है, कम लिंग अनुपात है, यानी प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या क्या है बाबू, कम है। समझ में आ गया। एशिया के इन देशों का नाम रखिएगा याद, रूस हो गया, सऊदी अरब हो गया, पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया और भारत भी है। बस समझ में आ रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आयु संरचना क्या, आप लोग के क्वेश्चन में हम बताए थे आयु संरचना। आयु संरचना में हम बताए थे ना कि आयु संरचना में एक तो था 0 से 14 वर्ष का उम्र, फिर इसके बाद 15 से लेकर के 59 वर्ष का, फिर 59 से आगे जो है वृद्ध अवस्था होता था। आयु संरचना में हम क्वेश्चन बताए थे, देखो ये आ गया है आयु संरचना का जो क्वेश्चन था। अगर वहां से लिखना है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से लिख लीजिएगा। कहता है कि आयु संरचना आयु वर्ग के आधार पर, यानी जो भी उम्र के, जैसे 0 से 14 वर्ष के अंतर्गत कौन कौन आएगा, आयु वर्ग के आधार पर जनसंख्या को वर्गीकृत करके जो उसका अध्ययन करते हैं, जो पढ़ते हैं, उसी को आयु संरचना कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो कहता है कि आयु संरचना और कुछ नहीं है, अलग अलग वर्गों में लोगों की संख्या है। तो अलग अलग वर्ग कौन, तो एक वर्ग हो गया 0 से 14 वर्ष, एक वर्ग कौन सा हो गया बाबू, 0 से 14 वर्ग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बाल वर्ग कहते हैं। अतः बाल वर्ग में कौन कौन से लोग आते हैं, कौन कौन कितनी जनसंख्याएं हैं, तो बाल वर्ग तो बाबू शिशु हो गया, उसको तो काम देंगे नहीं। इसको आश्रय वर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि ये देखिएगा डिपेंड रहता है, ये माता पिता पे डिपेंड रहते हैं। तो बाल वर्ग में बाबू ये वृद्ध वृद्ध अवस्था भी रहता है, क्योंकि इसको भी हम लोग क्या, ये भी क्या करता है, खुद से काम नहीं करता है, ये भी क्या करता है, आश्रित रहता है। तो 0 से 14 वर्ष के अंतर्गत कौन कौन से लोग आए हैं, तो कहता है क्या कि अलग अलग वर्गों में, तो अलग अलग वर्ग हो रही है, 3 वर्ग, अलग अलग वर्गों में जो लोगों की संख्या होगी। अब देखो 0 से 14 वर्ष में तो कितना करोड़ होगा, कितना लाख होगा, कुछ तो होगा ना। इसके बाद 15 से 59 वर्ष में तो ढेर ही सारा, क्योंकि इसमें 15 से लेकर के 59 साल के अंतर्गत तो कई सारे महिलाएं पुरुष आते हैं। तो इनमें कितने लोग हैं, तो लोगों की संख्या ही क्या कहलाता है, आयु संरचना कहलाता है। यानी आयु संरचना का मतलब सीधे सीधे ये हो गया कि अलग अलग वर्गों में जो लोगों की संख्या है उसी को आयु संरचना कहते हैं। जैसे 0 से 14 वर्ष में कितना लोग है, 15 से 59 वर्ष में कितना लोग है, और 60 वर्ष से कितना अधिक लोग है, इसी को आयु संरचना कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत, तो ये आयु संरचना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे चलते हैं। कहता है कि आश्रित जनसंख्या। अब आश्रित जनसंख्या कौन होता है बाबू,
तो देखिए 0 से 14 वर्ष के जो लोग आएंगे उसमें, और एक 60 से ज्यादा, क्योंकि ये लोग खुद से काम नहीं करते हैं। 0 से 14 वर्ष खुद से काम करेगा, वो तो माता पिता पे आश्रय रहते हैं, खाने के लिए उसे वही देते हैं, पैसा उड़ाने के लिए वही देते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो आश्रित वर्ग जो होता है 0 से 14 वर्ष का होता है। अब बूढ़े भी देख लीजिएगा, कहता है ना कि बच्चा बूढ़ा एक समान होता है, बूढ़े भी क्या होते हैं? आश्रित वर्ग होते हैं, खुद से काम नहीं करते हैं, वो भी बेटे पर, है ना, पतों पर निर्भर रहते हैं। अब पतोहिया कभी बना के देती है खाना, कभी नहीं देती है बना करके। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसा सब स्थिति है। एक माँ बाप क्या करता है, 10 बच्चे को पाल लेती है, ठीक है, लेकिन वही एक बच्चा भी माँ बाप को नहीं पाल पाता है। ये आज की सच्चाई है। वृद्धाश्रम इस बात का गवाह है बाबू। एक पूर्णिया में पॉलिटेक्निक चौक पे देख लो, इतना बड़ा वृद्धाश्रम बना है, वो इस बात का गवाह है कि आज के औलाद निकम्मे, नालायक और कठोर शब्द है, बोल देते हैं, ये सब है, ठीक है। उनमें 50% महिलाओं की भी हाथ है। ऐसा नहीं है पुरुष ही गलत है, 50% महिलाओं की भी हाथ है। ठीक है, हम अपने माँ बाप को मार करके भगा रहे हैं, तो तुम भी तो हो, तुम क्यों नहीं रोके हो? तुम भगाओ भगाओ, ऐश करेंगे अकेले में। बात समझ में आ रहा है? खर्चा कम होगा। कहावत है ना, दुनिया गोल है, जो दोगे वही मिलेगा। तुम आज उसके साथ ये कर रहे हो, तो तुम्हारा भी जनरेशन आ रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो तैयार हो जाओ। बात समझ में आ रहा है? तो धोखा दोगे तो धोखा मिलेगा बाबू। भगाओगे माँ बाप को तो तुम भी किसी दिन माँ बाप बनोगे, बाबा तो बनोगे नहीं, बाबा साधु ही बनोगी नहीं आप लोग। तो क्या होगा, आपके भी साथ वही करेंगे बच्चे, चाहे कितनों संस्कार दे दो बाबू, कर्मा रिटर्न होता है। बात समझ में आ रहा है? जो कर्म करोगे वो रिटर्न होगा ही। चलिए, किसी को कोई दिक्कत? तो यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया। तो कहता है कि जो आश्रित वर्ग होता है वो 0 से 14 वर्ष और वृद्ध वाले जो वर्ग के लोग होते हैं उसे आश्रित वर्ग कहते हैं। कार्यशील जनसंख्या, अब कार्यशील जनसंख्या कौन हो गया भाई? यानी जो काम में व्यस्त रहता है। तो काम में व्यस्त कौन रहेगा? 15 से लेकर के 59 वर्ग के जो आयु संरचना वाले जो लोग हैं उसे कार्यशील जनसंख्या कहते हैं, क्योंकि ये किसी न किसी कार्य में संलग्न रहते हैं, कोई ना कोई काम करते रहते हैं। कोई दिक्कत? कार्यशील जनसंख्या और आश्रित जनसंख्या। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कहता है कि अब आयु लिंग पिरामिड क्या होता है बाबू? आपका टॉपिक है आयु लिंग पिरामिड। अब देखिए आयु लिंग पिरामिड क्या कहता है कि जनसंख्या आयु लिंग संरचना को दर्शाता है। देखिए आयु लिंग पिरामिड क्या होता है कि यह आयु लिंग संरचना को दर्शाता है। आयु लिंग संरचना का अर्थ होता है अलग अलग वर्गों में स्त्री और पुरुषों की संख्या। यानी कहने का मतलब ये हो गया बाबू, इस टॉपिक को थोड़ा एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं। ये जो किधर क्या वो जो अभी था आपका, ये आयु संरचना। आयु संरचना क्या था कि अलग अलग वर्ग में कितने लोग हैं। आयु संरचना क्या होता है कि अलग अलग वर्ग में कितने लोग हैं। जैसे आपको पता है कि सर 0 से 14 14 ये आयु संरचना है, तो इसमें कितने लोग हैं बाबू? इसमें कितने लोग हैं? फिर 0 से 59 वर्ष के अंतर्गत कितने लोग हैं इसमें, और इसके बाद 60 वर्ष से अधिक में कितने लोग हैं। लेकिन बाबू इस लोग में तो दो बात आएगा ना, एक स्त्री आएगा, एक या तो एक पुरुष आएगा। इसमें भी एक स्त्री, एक इसमें भी पुरुष, इसमें भी एक स्त्री, इसमें भी पुरुष आएगा। तो लिंग पिरामिड, आयु लिंग पिरामिड क्या है कि प्रत्येक वर्ग में, ये वर्ग है बाबू, ये वर्ग समूह है, तो प्रत्येक वर्ग में कितना स्त्री है कितना पुरुष है, इसी को क्या बताएगा? आयु लिंग पिरामिड बताता है। तो आयु लिंग पिरामिड प्रत्येक वर्ग में कितना स्त्री कितना पुरुष उसी को बताता है, जबकि आयु संरचना प्रत्येक वर्ग में कितना लोग है। ठीक है, आयु लिंग पिरामिड प्रत्येक वर्ग में स्त्री और पुरुष की संख्या कितनी है, बस बात खत्म। बस इतना तो याद रखना। अब इसकी आकृति जनसंख्या की विशेषता को बताता है। पिरामिड में प्रत्येक आयु के वर्ग में, देखो पिरामिड में प्रत्येक आयु के वर्ग में बायां भाग पुरुष का होता है और दायां भाग में स्त्री को दिखा जाता है। देखो इंडिया पॉपुलेशन 2001 का इधर वाला जो भाग होता है बाबू, याद रखिएगा, बायां वाला भाग क्या होता है? बायां वाला भाग पुरुष का हो गया। देखो ये हमारा क्या हो गया? दायां। तो इधर वाला हो गया दायां बाबू, दायां भाग स्त्री का होता है और बायां भाग किसका होता है? हाँ, पुरुष का होता है। कोई दिक्कत? तो बायां भाग पुरुष का हो गया। तो आयु लिंग पिरामिड में कहेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि पुरुष को किस भागों में दर्शाया जाता है? तो किस भागों में? बायां भाग में, ठीक है, और महिलाओं को दायां भाग में। किसी को कोई दिक्कत आयु लिंग पिरामिड में? और कुछ विशेष है नहीं। आई होप कि आयु लिंग पिरामिड समझ में आया होगा, आयु संरचना समझ में आया होगा।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। कहता है कि स्थिर जनसंख्या। अब अस्थिर जनसंख्या क्या होता है, फिक्स पॉपुलेशन क्या होता है। एक बात बताओ बाबू, मान के चलते हैं कि आपके पास 20 रुपया महीना आप कमाते हो, ठीक है, और महीना के अंत में 20 रुपया खर्चा है, फिक्स्ड है। तो आया भी 20 गया भी 20, तो बचा क्या, कुछ नहीं, फिक्स्ड है। ना तो एक कम हो रहा है ना तो एक ज्यादा हो रहा है। तो जब जनसंख्या में मरेगा भी उतने, जन्म भी लेगा उतने, तो ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, तो फिक्स जनसंख्या, खत्म बात। सीधी सी बात समझिए, लॉजिक लगाइए, लिख दीजिए जितना भाषा लिखना है इसमें। तो जब मृत्यु दर और जन्म दर के समान हो तो ही क्या कहते हैं, स्थिर जनसंख्या कहते हैं। अब ह्रासमान जनसंख्या, तो ह्रासमान यानी डिप्रीशिएशन, ह्रास का मतलब होता है कम। तो इसका मतलब जब जनसंख्या कम होगा तो ह्रासमान जनसंख्या होगा। यानी कह सकते हैं कि बाबू जब जन्म दर कम होगा, अब मरेगा ज्यादा, तो ह्रासमान जनसंख्या कहलाएगा वो। जैसे जापान की जनसंख्या बेचारा जन्मता कम है मरता ज्यादा है। साक्षरता अब क्या होता है, तो किसी प्रदेश का या किसी देश का व्यक्ति को लिखने अगर आता है, देखो साक्षर का मतलब क्या होता है, अगर किसी को अपना नाम भी लिखने आ गया ना, थोड़ा बहुत पढ़ भी लेता है, उसको साक्षर गिनी जाती है। अभी भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, केरल है। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है बिहार। सोचो, साक्षरता का मतलब सिर्फ नाम लिखना पढ़ना थोड़ा बहुत आना, मतलब साक्षर है, पढ़ा लिखा है। उसमें भी पिछड़ा है बिहार। सोचो, यहाँ नाम तक नहीं लिखने आता है, तब ना कम साक्षरता वाला दर है। बात समझ में आ रहा है, इसमें नाम तक भी लिखने नहीं आ रहा है, इसलिए कम साक्षरता वाला दर बिहार है। बात समझ में आ रहा है। हेलो, का परिणाम दोनों ही होता है। चलिए ज्यादा और कुछ नहीं है विशेष, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि विभिन्न क्रियाएं। अब देखिए, क्रियाएं 3 तरह की होती है, हालांकि 4 तरह में बांट दिए हैं। तो क्रियाएं 4 तरह की। पहला प्राथमिक क्रियाएं। तो प्राथमिक क्रियाएं के अंतर्गत बाबू खेती, मछली, गाय भैंस पालन, एग्रीकल्चर से जुड़े जो भी चीज होगा, वन वन लगाना, ये सभी चीजें प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो अगर कहेगा मोहन एक बहुत बड़ा किसान है, तो वो कौन सी क्रिया में संलग्न है, तो प्राथमिक क्रिया में है वो। कौन सा है, प्राथमिक क्रिया। उसको पैसा कहाँ से आता है, तो फर्स्ट सेक्टर यानी प्राथमिक क्रिया से आता है। किसी को कोई दिक्कत, सीधी सी बात समझिए। द्वितीय क्रिया कौन हो गया बाबू, तो द्वितीय क्रिया में उद्योग आता है, फैक्ट्रियां आता है, कारखाने आते हैं, निर्माण की चीजें आती है द्वितीय उद्योग में। जैसे वह लड़का जो है एक फैक्ट्री खोल लिया है, तो फैक्ट्री से सामान बनाएगा, तो वो कौन सी क्रिया कर रहा है, द्वितीय क्रिया में है वो, तो वहां से पैसा आ रहा है, तो द्वितीय क्रिया से पैसा आ रहा है उसको। बातें समझ में आ रहा है। तो द्वितीय क्रिया में विनिर्माण यानी कोई चीज के निर्माण किया जाता है, फैक्ट्रियां उद्योग ये सभी क्या आ जाता है, द्वितीय क्रिया में आता है। तृतीय क्रिया में बाबू सेवा क्षेत्र आता है, यानी जिससे सेवा देते हैं, जैसे डॉक्टर, टीचर, वकील, इंजीनियर, जितने भी जो जॉब करते हैं, कोई सामान नहीं बनाता है ना कोई उपजाता है, यानी सिर्फ सेवा देता है। जैसे ड्राइवर सेवा देता है आपको, हम हैं आप लोग के लिए सेवा के लिए उपस्थित है। बात समझ में आ रहा है। तो ये कौन से क्रिया के अंतर्गत आएगा, तृतीय क्रिया के अंतर्गत आएगा। कहानी खत्म। अब चतुर्थ क्रिया यानी टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, सूचना जैसे काम को क्या किसमें रखा गया है, चतुर्थ क्रिया के अंतर्गत रखा गया है। किसी को कोई दिक्कत, बाकी बाबू आप लोग का ज्योग्राफी समाप्त होता है ना। इसी के साथ एक और बचा है ना, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या संगठन। ठीक है, तो ग्रामीण नगरीय संगठन क्या, इसको समझ लीजिए। कहता है जनसंख्या को ग्रामीण और नगरीय के रूप में बांट करके पढ़ना ग्रामीण नगरीय संगठन कहलाता है। बात समझ में आ रहा है। और कहता है ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अक्सर क्या करते हैं, प्राथमिक काम करते हैं। ग्रामीण में खेती बाड़ी, खेती मतलब प्राथमिक कार्य। तो बात समझ में आ रहा है। तो आपके बुक्स में बाबू इतना टॉपिक तो था भी नहीं, बहुत सारे टॉपिक को हमने खुद से ऐड किया है, ठीक है, ताकि आप लोग को ज्यादा से ज्यादा कंटेंट समझ में आए, है ना। और अच्छे तरीका से कोशिश भी की है कि इसको समझाने का, वो भी अपना भाषा में, है ना। और आप लोग इसको याद करिए, अच्छे से पढ़िए, इसका ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा। तो इसी के साथ आपका चैप्टर लेसन 3 जनसंख्या संगठन समाप्त होता है। ठीक है, बाकी आप लोग आराम से पढ़िए, अब इसको एंजॉय करिए और ऑब्जेक्टिव मिलेगा आप लोग को फिर इसके बाद।